हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं कौशल कुमार सोनी आप सभी का द इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब बहुत ही खुश और पूरी तरह से स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों हम लोग क्या पढ़ रहे थे, मेंसुरेशन क्षेत्रमिति। तो इसमें हम 2D और 3D था। तो 2D हमारा चल रहा था और 2D में हमारे 3 चैप्टर्स थे। कौन कौन सा? ट्राइंगल्स, त्रिभुज, क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज और सर्कल वृत्त। तो त्रिभुज और चतुर्भुज हम लोग देख चुके थे। अभी हमारा सर्कल वृत्त की बारी। चलिए इसकी बारी है तो इसे भी समझ लेते हैं। इसे समझने के लिए बस थोड़ा सा पेशेंस चाहिए होगा, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस और थोड़ा सा फोकस और अंतिम तक बने रहिए। मैं वृत्त के एक एक चीजों को आपको बारीकी से समझाऊंगा। पाई क्या है, पाई का इन्वेंशन कैसे हुआ, पाई का यूज क्यों हो रहा सारी चीजों में, ये सारी चीजें मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगा, ठीक है। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए। मैं वृत्त शुरू करता हूं। तो देखिए दोस्तों, यहां पर सबसे पहले हमें क्या देखना है, वृत्त। वृत्त आखिर है क्या, ये बना कैसे। तो यहां पर देखिए वृत्त क्या है, सर्कल, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन, कलेक्शन ऑफ points in a plane which are equidistant from a fixed plane। बिंदुओं का समूह, किसी सतह पर बिंदुओं का समूह जो कि किसी एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर हो, उसी प्लेन पर, उसी सतह पर किसी स्थिर बिंदु से समान दूरी पर हो। जैसे यहां देखिए ये क्या है, स्थिर बिंदु है और कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, बिंदुओं का समूह यहां पर आपको दिख रहा है चारों तरफ, जो कि क्या है, इससे समान दूरी पर है। यदि हम एक तरफ देखें, यदि हम यहां से एक तरफ देखें तो यहां पर तो एक ही बिंदु हो सकता है जो कि एक डिस्टेंस पर, एक दूरी पर है। अब इसके चारों तरफ आएंगे तब तो समान दूरी पर बहुत सारे इनफाइनाइट, अनंत बिंदुओं का समूह मिलेगा हमें, चारों तरफ हम घूम गए तो, ठीक है। तो ये पूरे जो बिंदु हैं वो सारे बिंदु मिलकर क्या बना रहे, सर्कल बना रहे, वृत्त बना रहे, ठीक है। यहां पर समझ गए। और ये जो बीच में स्थिर बिंदु है इसे हम क्या बोलते हैं, सेंटर, केंद्र। आप लोग तो डेली सुनते होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, ठीक है। तो वैसे ये क्या है, सेंटर है जो कि सभी से समान दूरी पर है, सेंटर, और उसे हिंदी में हम केंद्र बोलते हैं। और ये जो समान दूरी जो हम बोल रहे हैं, तो ये जो दूरी है किसी भी, यहाँ पूरे सर्कल में ये चारों तरफ जो बिंदुओं का समूह है, इसमें से कोई भी एक बिंदु ले लीजिए, उस बिंदु से इस बिंदु का जो सेंटर बिंदु है, यदि हम दोनों का डिस्टेंस निकालें तो वो बराबर आता है। और इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, रेडियस, त्रिज्या, ठीक है, इसे हम त्रिज्या बोलते हैं। तो यहां पर हम सर्कल समझ गए। अब चलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसका, ठीक है। एकदम सारी चीजों को रिलेट करके मैं समझाऊंगा, आप समझते चलिए और थोड़ा सा फोकस रखिए, थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए बस। और इसमें आपको रटने की कोई चीजें नहीं मिलेंगी, रटने के लिए आपको कोई चीजें नहीं मिलेंगी। यहां पर देखिए, अब यहां पर यदि ये जो पॉइंट्स है, ये सारे पॉइंट्स को मैं इस तरह से मिला दूं, इस तरह से मिलाता चलूं, पूरा गोल बना दूं, तो कुछ इस तरह का बन जाएगा। तो ये जो मैं लाइन बना रहा हूं सारे पॉइंट्स को मिला करके इस तरह का, ये पूरा गोल लाइन बन जाएगा। ये क्या, एक कर्व सरफेस बन जाएगा, कर्व्ड लाइन बन जाएगा। और ये जो कर्व्ड लाइन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सर्कमफेरेंस, हिंदी में उसे बोलते हैं परिधि। एक कुछ नहीं है, जो हम लोग क्वाड्रिलेटरल और ट्राइंगल में देखें, पेरीमीटर, परिमाप जो देख रहे थे, परिमाप क्या था, लेंथ ऑफ द बाउंड्री। तो ये क्या है कि ये भी एक सतह, किसी सतह पर एक पर्टिकुलर सरफेस को क्या कर रहा है, बाउंड कर दे रहा है, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या हो गया, बाउंड्री। तो ये जो बाउंड्री का पूरा लेंथ आएगा वो क्या आएगा, उसे हम सर्कमफेरेंस या परिमाप, पेरीमीटर, लेकिन ये सर्कल है तो इसे एक स्पेसिफिक नाम दिया गया। क्वाड्रिलेटरल और ट्राइंगल में क्या था, स्ट्रेट लाइन था, जो भी हमारा बाउंड्री था वो कुछ इस तरह का था, स्ट्रेट लाइन था। लेकिन यहां पर है कर्व लाइन है, जिसके वजह से इसे सर्कमफेरेंस परिधि बोला गया। तो हम लोग सर्कमफेरेंस देख लिए, परिधि,
ये कर्व सरफेस है जिसके वजह से इसे हम सरकमफेरेंस, परिधि बोल रहे हैं, वही परिमाप, ठीक है। पेरीमीटर जो हम लोग वहां पर पढ़े वही यहां पर भी है। तो चलिए अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर हम देख लिए केंद्र देख लिए, रेडियस देख लिए, सरकमफेरेंस देख लिए। अब यहां पर हम देखते हैं कि यदि कोई एक लाइन इस तरह का हम खींच दिए, ये केंद्र है और यहां पर एक लाइन हम खींच दिए, तो ये जो कहलाता है, ये क्या कहलाता है? कॉर्ड, या इसे हम हिंदी में जीवा बोलते हैं। कॉर्ड हिंदी में जीवा, ठीक है। यदि हम यहां पर देखें कि इसे यदि हम और नीचे खींच दे, मतलब जितना भी दूरी सेंटर से जितना दूर जाते जाएंगे, कॉर्ड जो है हमारा, जीवा जो है वो क्या है? छोटा होता जाएगा, ठीक है। और जितना ही हम इसके करीब जाते जाएंगे ये बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, और एक लास्ट जो आएगा वो क्या है? लास्ट नहीं, मतलब एक ऐसा कॉर्ड आएगा जो कि सेंटर से पास करेगा, और सेंटर से जो कॉर्ड पास करेगा वो हमारा वृत्त का सबसे बड़ा कॉर्ड होता है, सबसे बड़ा जीवा होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? डायामीटर, व्यास। व्यास तो आप लोग नाम सुने ही होंगे। पिछले लॉकडाउन में हमारा चल रहा था महाभारत, तो महाभारत के रचयिता कौन थे? महर्षि वेद व्यास। तो सब कोई जानते ही होंगे महर्षि वेद व्यास को। तो यहां पर देखिए, जो सबसे बड़ा जो जीवा है, कॉर्ड है, जिसे हम क्या बोलते हैं? डायमीटर, व्यास। अब यहां पर देखने वाली एक चीज है दोस्तों कि एक सेंटर है, केंद्र बिंदु है, यहां से इस पॉइंट का डिस्टेंस ये कितना हो जाएगा? r हो जाएगा, और यहां से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना? r हो जाएगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं d इज इक्वल टू आर, मतलब जो हमारा डायमीटर का लेंथ होगा व्यास का, वो कितना हो जाएगा? 2 इंटू रेडियस, 2 इंटू रेडियस, त्रिज्या का 2 गुना हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें 2 त्रिज्याएं आ जा रही हैं। अब इसके बाद यदि मान लीजिए इसके ऊपर भी आप खींचना शुरू किए, तो ये फिर क्या है कि जैसे नीचे में छोटा होता जा रहा था, अब ऊपर में भी वो छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, छोटा होता, मतलब जो सेंटर से गुजरने वाली है जीवा वही सबसे बड़ी जीवा है। चाहे आप, चलिए ये तो एक हम हॉरिजॉन्टल खींच दिए, यदि ये सेंटर है, यहां से भी खींच लीजिए, ये भी आपका सबसे बड़ा आएगा, यहां से खींच लीजिए वो भी, यहां से खींच लीजिए वो भी, यहां से खींच लीजिए वो भी, कहीं से भी जो जीवा या वो लाइन जो जीवा जो कि डायमीटर जो कि सेंटर से, केंद्र से पास करे, वो क्या होता है? सबसे बड़ा कॉर्ड होता है, और उसे हम डायमीटर बोलते हैं। इसका बहुत यूज है दोस्तों क्वेश्चंस में, ठीक है, इसलिए इस चीज को समझाने में मैं थोड़ा ज्यादा जोर दिया हूं, और आप भी अच्छे से समझिए। यदि कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेरी हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहां पर हम कॉर्ड देख लिए, जीवा देख लिए। अब यहां पर देखिए, और सरकमफेरेंस भी हम देख लिए हैं। अब यहां पर देखिए आर्क, ये जो कॉर्ड है दोस्तों, एक कॉर्ड, यहां पर पॉइंट हम ए ले ले रहे हैं, यहां पर पॉइंट बी ले ले रहे हैं। तो एक कॉर्ड क्या है? इस सरकमफेरेंस को 2 भागों में डिवाइड कर दे रहा है। क्या कर रहा है? सरकमफेरेंस को 2 भागों में डिवाइड कर दे रहा है। एक ए बी, यदि हम यहां पर एक सी ले लें, यहां पर हम दूसरा कलर यूज कर लेते हैं, यहां पर सी, और यहां पर मान लीजिए हम यहां पर इसे हम क्यू मान लेते हैं। तो ये जो लाइन हो, कर्व लाइन कौन सा? ए सी बी, ये जो कर्व लाइन ए सी बी है, इसे हम क्या बोलते हैं? आर्क, चाप, चाप। जैसे चाय तो पीते ही हैं, आप नहीं पीते होंगे, आपके मम्मी पापा पीते होंगे, आपके दादा दादी पीते होंगे, चाय सब कोई जानते हैं। तो चाय, यह नहीं बोल के प, चाप, ठीक है, आर्क, ए आर सी, आर्क, ठीक है। तो जो छोटा वाला होता है, जैसे इस पूरे वृत्त में आप देखेंगे, पूरे सरकमफ्रेंस को देखेंगे, तो यहां पर ए सी बी जो है वो क्या है? छोटा है। तो जो छोटा होता है तो इसे हम क्या बोल देंगे? माइनर आर्क, ठीक है, माइनर आर्क, और हिंदी में इसे बोलते हैं
लघु चाप और दीर्घ चाप, ठीक है। तो ए वाला हो जाएगा मेजर आर्क, ठीक है। ए क्यू बी जो है वो मेजर आर्क हो जाएगा, और माइनर आर्क कौन सा हो जाएगा, ए सी बी, ठीक है। इतना हमें समझ में आ गया। तो आर्क समझ गए। अब हाँ, सरकमफेरेंस भी समझ गए। अब यहां पर टैंजेंट होता क्या है, स्पर्श रेखा क्या होता है। स्पर्श रेखा का मतलब, स्पर्श का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज जो आपको सिर्फ टच करे, जो सिर्फ टच करे, बोलते हैं डोंट टच मी। तो ठीक है, तो यहां पर क्या है कि ऐसा लाइन, ऐसा रेखा जो कि वृत्त को सिर्फ टच करे, तो टच करेगा तो किसी एक बिंदु पर टच करेगा, ठीक है। किसी एक बिंदु पर टच कर रहा तो उसे हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट, या फिर हिंदी में स्पर्श रेखा। तो यहां पर इन दोनों में हम क्या समझ गए, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट ऑन द सरफेस, ठीक है। बिंदुओं का समूह जो कि किसी स्थिर बिंदु से समान दूरी पर है, तो यह वृत्त बनता है। जो स्थिर पॉइंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सेंटर, केंद्र, और जो दूरी होता है उसे हम त्रिज्या बोलते हैं। तो यहां पर हम सर्कल समझ गए। अब हम एलिमेंट में आए, तो एलिमेंट में हम क्या क्या देख लिए, कॉर्ड देख लिए, डायमीटर देख लिए। सबसे बड़ा कॉर्ड जो होता है वो डायमीटर कहलाता है। सरकमफेरेंस देख लीजिए, ये जो इसकी बाउंड्री का लेंथ है वो क्या है, सरकमफेरेंस, परिधि, और एक कुछ और नहीं, पेरीमीटर, परिमाप ही है। यहां पर टेंजेंट हम देख लिए, जो कि सिर्फ टच करके जाए किसी एक पॉइंट से। अब टेंजेंट क्यों मैं यहां पर बताया हूं वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बता रहा हूं। अब देखिए यहां पर ए देख लिए, यहां पर आर्क देख लिए, माइनर आर्क, मेजर आर्क, बड़ा वाला और छोटा वाला, ठीक है। आर्क, चाप। अब यहां पर देखिए, यहां पर एक ये बीच में लाइन है, ये लाइन क्या है तो इसके बारे में मैं समझाता हूं। इसे हम मान लेते हैं पॉइंट P और इसे हम मान लेते हैं R। तो ये जो PR है, ऐसा लाइन जो कि सेंटर से आ रहा हो, जो केंद्र से आ रहा हो, और जीवा को, किसी भी जीवा को दो बराबर भागों में बांट दे, तो वो क्या है, इस पे जीवा पर परपेंडिकुलर होता है। क्या बोल रहा है, एक बार और हम समझते हैं, इसे अच्छे से समझिएगा। कोई भी लाइन या लाइन सेगमेंट, रेखाखंड जो कि केंद्र से आ रहा हो, केंद्र मतलब सेंटर पॉइंट से, और इस जीवा को दो बराबर भागों में बांट रहा हो, तो क्या होता है, इस पे परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर लंब। और ये इस तरह का दिख रहा है, मतलब वो क्या होता है, 90 डिग्री। जो 90 डिग्री एंगल बनाता है उसे हम परपेंडिकुलर या हिंदी में लंब बोलते हैं, ठीक है। तो इस वृत्त में हम सारी चीजों को अच्छे से समझ गए। तो यहां पर एलिमेंट हमारा हो गया। अब थर्ड नंबर है हमारा एंगल। तो आइए सबसे पहले हम एंगल समझते हैं। तो किसी भी वृत्त में यदि हम पूरा देखेंगे, ये वाला एंगल, कंप्लीट एंगल, यहां से रेडियस है, यहां से हम चले फिर यहां रेडियस पर पहुंच गए। तो यहां पर देखिए मैंने दिखलाया है ब्लू मार्कर से, जो यहां पर दिखलाया गया है, ये यहां से आया, यहां से आया, यहां तक। तो एक टोटल एंगल कितना होता है, 360 डिग्री। 360 मैं यहां पर बता रहा हूं, वो आपको आगे इसका अब मतलब किस तरह से यूज है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इस 360 को बहुत ध्यान से आप समझ लीजिए कि जो टोटल एंगल होता है किसी भी वृत्त का, सर्कल का, वो कितना होता है, 360 डिग्री, ठीक है। अब यहां पर देखिए, अब हम टेंजेंट वाले पोर्शन को समझते हैं। किसी भी वृत्त पर, किसी भी सर्कल पर यदि एक टेंजेंट है, स्पर्श रेखा है, और उस स्पर्श रेखा को यदि केंद्र से मिला दिया जाए, उस स्पर्श बिंदु, जिस बिंदु पर वो स्पर्श कर रहा है, मिल रहा है वो लाइन, उस लाइन को यदि टेंजेंट से सेंटर से मिला दिया जाए, तो क्या बन जाएगा हमारा, रेडियस। क्योंकि डिस्टेंस तो वही है,
रेडियस त्रिज्या बन गया। और ये जो एंगल बनेगा ये दोनों लाइन के बीच में, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है, टेंजेंट क्या है, स्ट्रेट लाइन है, तो ये जो एंगल बनेगा इसके बीच में, ये रेडियस और टेंजेंट के बीच में जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 90 डिग्री। और ये हमेशा बनेगा, चाहे किसी भी बिंदु पर आप ले लीजिए, पूरे सर्कल में, पूरे वृत्त में आप कहीं भी ले लीजिए, वो कितना बनेगा, 90 डिग्री, परपेंडिकुलर होगा, लंब होगा। तो इतना हम समझ गए। अब देखिए यहां पर हम क्या किए हैं, एक जीवा डाल दिए हैं, ए बी जीवा बोलिए, या फिर मैं यहां पर ये जो पॉइंट्स का नाम दिया हूं वो मैं ब्लैक से दिया हूं, ए एंड बी। क्यों दिया हूं वो भी मैं समझा रहा हूं। तो यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर मैं ब्लैक से ए और बी लिखा हूं। क्यों लिखा हूं, क्योंकि यदि मैं आपको बोल दूं कि इस जीवा से लाइन, जीवा जो एंगल यहां पर बना रहा है तो थीटा बना रहा है, ये भी सही है कि ए बी जो जीवा है वो यहां पर एंगल थीटा बना रहा है, और जीवा से एंगल सेंटर पर बनाया गया कोण जो होता है, इस चीज को ध्यान से समझिएगा, ठीक है, क्योंकि हर जगह इसका यूज आएगा आपको। किसी भी जीवा से केंद्र पर बनाया गया कोण, किसी भी जीवा के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण जो होता है वो उस जीवा के अलावा अपोजिट साइड में, इस एंगल के अपोजिट साइड में जो एंगल बनता है वो कितना होता है, जीवा का इस एंगल का आधा होता है। तो यहां पर कंफ्यूजन हो सकता है आपको, इसलिए मैं यहां पर आर्क के थ्रू मैं आपको समझा रहा हूं। ये जो आर्क है, ए बी आर्क है, इस आर्क के द्वारा केंद्र पर बनाया गया जो कोण है, इस आर्क को छोड़कर वृत्त के या सर्कमफेरेंस के किसी भी बिंदु पर बनाया गया कोण का दोगुना होता है। ये जो एंगल है इस एंगल का दोगुना, यहां पर क्या है, θ/2 और यहां है थीटा, ठीक है, तो ये आधा है। तो ये एक आर्क हो गया ए बी, और ये एक बड़ा वाला आर्क हो गया। तो इस ए बी आर्क को छोड़ करके इस ये बड़े वाले आर्क में कहीं पर भी इस आर्क को छोड़ करके यहां पर यदि हम एक थीटा बना, और यदि हम यहां पर बना दें, या फिर यहां पर बना दें, या फिर यहां बना दें, या फिर यहां पर हम एंगल डाल दें, तो क्या होगा, इस एंगल, ये एंगल जो होगा इस एंगल का 2 टाइम्स होगा, ठीक है। यदि ये थीटा होगा तो ये 2 थीटा होगा, और यदि ये थीटा है तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये θ/2 हो जाएगा, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे। मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं। ये होमवर्क क्या है कि ये एक वृत्त है, ये एक वृत्त है, और इसका एक जीवा है, एक जीवा है जो कि सेंटर से क्रॉस कर रहा है, एक जीवा है जो कि सेंटर से पास कर रहा है। तो इसके द्वारा एक हम ट्राइंगल यहां पर बना दिए इस तरह का। तो ये जो एंगल होगा थीटा, इसका वैल्यू कितना होगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये आप मुझे कमेंट में बताइए कि ये थीटा का वैल्यू क्या होगा। यदि आपने ये बहुत अच्छे तरीके से समझ लिए हैं तो फिर इसे बताना बहुत आसान है, सिर्फ 2 सेकंड में बस मैंने क्वेश्चन बोला और आपका आंसर आ जाना चाहिए, यदि आप ये समझ गए हैं, ठीक है। ऑलवेज क्या होगा, सेंटर का जो एंगल है वो किसी भी सर्कमफेरेंस पे डाला गया एंगल का 2 गुना होगा, ठीक है, इससे 2 गुना ये है। तो चलिए हम यहां पर सर्कल देख लिए, एलिमेंट्स देख लिए, एंगल देख लिए, अब हमें क्या सर्कमफेरेंस और एरिया देखना है, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लीजिए। तो दोस्तों हम सब सर्कल, एलिमेंट और उसके एंगल्स देख लिए थे। अब हमें क्या देखना, सर्कमफेरेंस। तो सर्कमफेरेंस होता क्या है, सर्कमफेरेंस हमने क्या पढ़ा था, लेंथ ऑफ द बाउंड्री, सर्कमफेरेंस परिधि, और परिधि क्या था, कुछ नहीं, पेरीमीटर
जो परिमाप हम निकाल रहे थे वही था हमारा यहाँ पर। तो सरकमफेरेंस, तो सरकमफेरेंस का यदि हम फॉर्मूला देखें तो C इज इक्वल, मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2πr, लेकिन A क्यों 2πr, या यहाँ पर क्या लिखते हैं पाई इंटू डी, C इज इक्वल पाई इंटू डी। ये आखिर क्यों लिखा जा रहा है, ये फॉर्मूला क्यों है, कैसे आया ये फॉर्मूला, ये पाई क्या है, क्वेश्चन अराइज होता है। ठीक है, तो इसी चीज को हम लोग यहां पर समझते हैं कि पाई कहां से आया, सरकमफेरेंस क्या है। ठीक है, आखिर सरकमफेरेंस निकालने के लिए पाई का ही क्यों यूज किया गया। ठीक है, तो ये सारे आपके डाउट्स जो हैं यहां पर क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए यहां पर हम लोग ध्यान से देखेंगे, ये क्या है सर्कल, और सरकमफेरेंस क्या है लेंथ ऑफ द बाउंड्री। तो मान लीजिए कि हम किसी वायर से एक सर्कल बना दिए, वायर से बना सकते हैं, तो डायरेक्ट जो हम जिस वायर से हम सर्कल बना रहे हैं उस वायर का लेंथ हम कैलकुलेट कर लिए, तो हमारा क्या आ गया, उसका सरकमफेरेंस आ गया। उसी तरह सर्कल हम बना दिए तो इसके जो सेंटर से गुजरने वाला लाइन है वो हम डिस्टेंस माप लेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा डी आ जाएगा। डी इक्वल क्या होता है 2r होता है। ठीक है, तो यहां पर इस चीज को समझने के लिए जब स्टडी किया जा रहा था तो उस समय देखा गया, उस समय क्या देखा गया दोस्तों कि कोई भी एक सर्कल बनाया जा रहा है, कोई भी एक सर्कल, मान लीजिए एक सर्कल हम बना लिए, एक सर्कल थोड़ा सा बड़ा बना लिए, एक सर्कल थोड़ा सा एकदम छुटकू सा बना दिए। ठीक है, तो यहां पर जब सारे सर्कल को सर्कल बना करके और उसका जो सरकमफेरेंस था वो नाप लिया गया, किसी वायर से बनाया जा रहा है या किसी भी चीज से बनाया जा रहा है तो उसका लेंथ माप लिया। जैसे ये सर्कल है, ये हम वायर से बनाए, इसको हम यहां से काटें और फिर इसे हम एक लाइन की तरह बना दिए। अब इसका तो हम डिस्टेंस, इसका टोटल लेंथ तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, स्केल उठाए और मेजर कर लिए। ठीक है, तो उसी तरह क्या किया गया कि ये सरकमफेरेंस मेजर कर लिया गया। अब इसके जो सेंटर है यहां से इसके डायमीटर या रेडियस जो भी बोलिए, ये क्या हो जाएगा, ये रेडियस हो जाएगा और ये डायमीटर हो जाएगा, क्योंकि ये सेंटर से पास कर रहा, और ये भी मेजर कर लिया गया डायमीटर। और ये इन सारे चीजों को मेजर करने के बाद जब एक चेक किया जा रहा है, मान लीजिए हर समय जब सरकमफेरेंस, सिर्फ SF लिख दे रहा हूं ना, SMF, सरकमफेरेंस बाय डायामीटर, जब हम यहां पर बार बार जब चेक किया गया सारे सर्कल्स का, डिफरेंट साइज का बनाया गया। ठीक है, और सारे का जब चेक किया गया तो यहां पर एक कांस्टेंट वैल्यू आ रहा था, वो क्या आ रहा था 22/7। क्या आ रहा था 22/7। और जब ये 22/7 जब बार बार आने लगा तब इसे क्या नाम दे दिया गया, पाई। क्या नाम दे दिया गया दोस्तों, पाई। ठीक है, तो यहां से क्या गया सरकमफेरेंस बाय डिस्टेंस, CMF में लिख रहा हूं सरकमफेरेंस। ठीक है, तो सरकमफेरेंस बाय डायमीटर इज इक्वल क्या आ गया पाई। तो यहां से यदि हम देखेंगे, यहां से यदि हम देखें तो यहां पर क्या हमारा आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा हमारा सरकमफेरेंस इज इक्वल क्या आ जाएगा पाई, और ये डी को हम राइट हैंड साइड ले आएंगे तो क्या आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाई डी, और यहां पर क्या हो गया पाई इंटू 2r। डी इज इक्वल क्या होता है 2r होता है, ये चीज हम देख चुके हैं। तो यहां पर हमारा फाइनल जो आ रहा है आंसर क्या आ रहा, सरकमफेरेंस इज इक्वल 2πr। होप आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे।
तो क्या अब आपको कभी सरकमफेरेंस की फॉर्मूला रटने की जरूरत पड़ेगी? नहीं, कभी नहीं, क्योंकि आपने ये समझ लिया कि पाई कहां से आया, कैसे आया। ठीक है, अब सरकमफेरेंस का फॉर्मूला कैसे आया? तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला पहले नहीं आया, पहले पाई आया। ठीक है, सरकमफेरेंस को नापे, फिर उसके डायमीटर, इसमें क्या है, सरकमफेरेंस और उसका डायमीटर और रेडियस, त्रिज्या, इन तीनों के अलावा कुछ चीजें तो है नहीं। तो इसका फॉर्मूला डेवलप करना था, तो ये सारी चीजें चेक की गई तो पाई डेवलप हुआ, पाई का इन्वेंशन हुआ, और पाई का इन्वेंशन हुआ तो हमारा सरकमफेरेंस का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, सरकमफेरेंस से ही सरकमफेरेंस का फॉर्मूला आया। ठीक है, चलिए, तो अब मैं इस चीज को रब कर दे रहा हूं, क्योंकि हमें एरिया भी तो समझना है। एरिया कैसे बनाऊंगा? तो मैं यहां पर सरकमफेरेंस को C इज इक्वल लिख दे रहा हूं ना, C इज इक्वल 2 पाई r, या फिर C इज इक्वल पाई इंटू डी। ठीक है, रटना नहीं है, किसी भी चीज को रटना नहीं है। ठीक है, सर्कल का जो फॉर्मूला है ना, सर्कल का जो फॉर्मूला एरिया का, वो एक ट्राइंगल का है। आप बोलेंगे सर आप क्या बोल रहे हैं, सर्कल आप ट्राइंगल कहां से ला रहे हैं? समझा रहे हैं, यदि मैं बोल रहा हूं तो समझाऊंगा भी। ठीक है, तो d इज इक्वल 2r होता है, मैं बीच में लिख दे रहा हूं, d इज इक्वल 2r, और ये क्या है, r है। तो कोई भी, चलिए अब हम लोग क्या चलते हैं, सर्कल पे, सॉरी सर्कल का एरिया पे। सर्कल तो हम लोग देख ही रहे हैं, तो एरिया, तो मान लीजिए ये क्या है, एक सर्कल है जिसका रेडियस r है। तो इसे हम दो तरीका से हम इसे समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, ये देखिए, ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, इसका एक सेंटर पॉइंट है, और यहां से हम क्या किए, इसे काट दिए। काट दो भाई। अभी आपको एक एनिमेशन के थ्रू मैं भी दिखलाऊंगा, यहां पर एक एनिमेशन भी आपको शो करेगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए, एक क्या है, यहां से हम काट दिए। अब हम क्या करेंगे, यहां से एक स्ट्रिप मैं दूसरे कलर से बना दे रहा हूं, यहां से एक पतला सा स्ट्रिप बना देंगे, यहां से एक पतला सा स्ट्रिप बना देंगे, और उस स्ट्रिप को यहां पर हम इस तरह से बिछा देंगे। ठीक है, ये जो पतला वाला ये जो स्ट्रिप आया ना, इसे हम यहां पर कर दिए। अब इसका एक और स्ट्रिप हम इस तरह से छोटा सा काट लिए। ठीक है, उसको हम क्या किए, यहां पे हम इस तरह से सजा दिए। यहां पर एक और स्ट्रिप काट दिए, उसे हम यहां पे सजा दिए। यहां इसका और एक स्ट्रिप काट दिए, और इसे हम यहां पे इस तरह सजा दिए। यहां पर इसका एक और स्ट्रिप काट लिए, और उसे यहां पर सजा दिए। एक और काट लिए। भाई सर्कल है, पतला पतला काटना है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, पेशेंस रखिए। और काट लिए, एक और काट लिए, और लास्ट में एक छुटकू सा, लास्ट में सब छुटकू सा यहां पर काट के रख दिए। अब हमारा बन गया है। तो अब हम यहां पर देखेंगे, तो यहां पर हम देखेंगे कि ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट है और यहां पर जो पॉइंट है, इन दोनों को यदि हम इस तरह से मिला दें, और यहां भी हम इसे इस तरह से मिला दें, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, तो ऐसा नहीं होगा। यदि आप प्रैक्टिकली देखेंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा, ये पूरा एकदम सटता हुआ बीच से जाएगा, एकदम मतलब नेग्लिजिबल, इसे नेग्लेक्ट किया जा सकता है। और ये क्या हो गया, ये एक स्ट्रेट लाइन हो गया। अब बताइए, क्या ये ट्राइंगल आपको दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। अब हम यहां आते हैं इसके फॉर्मूला पे। तो ये जो सबसे बेस है, ये जो बेस है, इसे मैं ब्लू कलर से कर दे रहा हूं। ये जो बेस हमारा बना है, इसका लेंथ क्या होगा? इस बेस का लेंथ क्या होगा? यहां पर हमें क्या दिख रहा है, ये सरकमफेरेंस, और ये जो सरकमफेरेंस का लेंथ है वही तो इसका
बेस का लेंथ हो जाएगा। तो बेस का क्या हो जाएगा, हम लोग देख लेंगे 2 पाई आर, 2 पाई आर, ठीक है। और ये जो हाइट होगा, और ये क्या है, ये जो हाइट होगा ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये जो हाइट होगा वो कितना हो जाएगा, यहां से हम काटना शुरू किए और यहां का सारा स्ट्रिप हम इस तरह से बिछाते बिछाते और सेंटर तक है। तो ये सेंटर है और ये क्या है, एक सर्कमफेरेंस का पॉइंट है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ये जो रेडियस बचा हमारा ये वाला, यहां से यहां तक, यही तो है ये हाइट, तो ये हमारा आर हो गया। और हमारा ट्राइंगल का, किसी भी ट्राइंगल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, HEIGHT, ठीक है। तो यहां पर देखिए हाफ इंटू बेस कितना है, 2 पाई आर, 2 पाई आर इंटू हाइट कितना है हमारा आर। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारा कितना आ गया, पाई आर इंटू आर, आर स्क्वायर। समझ में आ रहा है? ये ट्राइंगल, यही मेथड से हमारा आया है ये सर्कल का फॉर्मूला। समझ में आया? बर्थडे केक काटे हैं, बर्थडे केक काटे होंगे तो इस तरह का कुछ स्ट्रिप निकलता है, इस तरह का जो निकलता है काट करके और निकालते हैं, किसी को खिलाते हैं, खुद खाते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक सर्कल का स्लाइस होता है, स्लाइस, ठीक है। तो इसके बारे में अब एक और हम इसका मेथड जानते हैं कि एरिया किस तरह से है, उसे भी हम समझते हैं, ठीक है। ये एक ट्राइंगल का हो गया, तो इसे आप नोट कर लीजिए, मैं भी इसे रब कर दे रहा हूं, ठीक है। अब देखिए हम, ये एक सर्कल है, इसके मल्टीपल स्ट्रिप्स काट लिए, पतला 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 पतला, बहुत सारा 16 12, मतलब जितने नंबर आपको काटने उतने काट लीजिए। तो मैं यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मैं कितना 8 स्ट्रिप काटा हूं, ठीक है। अब क्या किया मैंने, सभी को अलग कर दिया, तो हमारे जो सब आएंगे किस तरह का ट्रायंगल नहीं बनेगा, ये कुछ इस तरह से कर्व बनेगा, फिर यहां पर भी जो बनेगा वो इस तरह से कर्व बनेगा। तो इस तरह का हमारे पास क्या आ जाएंगे, स्लाइसेस आ जाएंगे, कितने 8 स्लाइसेस आ जाएंगे। अब मैं क्या कर रहा हूं कि यहां पर देखिए, दो 3 4, 1 2 3 4 हो गया। एक 2 3 और एक और यहां से आएगा, वो हो जाएगा 4। तो यहां पर क्या है, वन 2 3 4, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ जो स्लाइस आया मैंने उसे ऊपर अरेंज कर दिया, और ये जो नीचे दिख रहा है ये सिर्फ मैं यहाँ पर कर्व डाला हूं, लेकिन एक स्लाइस है, कंप्लीट स्लाइस है, ठीक है, जो कि बीच में है। तो ये कितना हो जाएगा, 5 6 7 8, तो सारे स्लाइसेस हो गए, ठीक है। और यदि हम सिर्फ इसे मैं 8 स्लाइस में शो कर रहा हूं, लेकिन ये और भी ज्यादा एकदम पतला पतला है, ठीक है, इसके जो एंगल्स होंगे वो बहुत ही कम होंगे। तो यहां पर देखिए, यदि हम यहां पर देखें तो एक क्या एकदम अप्रॉक्स, बहुत पतला पतला काट देंगे तो अप्रॉक्स से स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, ठीक है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। और ये क्या है, ये एंगल पर है तो इस तरह से आएगा। और यदि हम ग्रीन वाले पार्ट को देखें, ये ग्रीन वाले पार्ट को देखें तो हमें क्या दिख रहा है, ये हमें पैरेललोग्राम दिख रहा है,
दोनों साइड इक्वल दिख रहे हैं, जितना 4 स्लाइसेस का जितना यहाँ पर लेंथ होगा उतना ही यहाँ पर भी होगा। और ये जो रेडियस है वो रेडियस अप्रॉक्स थोड़ा सा ज़्यादा होगा, तो एंगल है तो एंगल की वजह से तिरछा भी है, तो हमारा क्या हो गया पैरेललोग्राम। अब हम यदि इसका हाइट देखें, यदि हम इसका हाइट देखें तो अप्रॉक्स कितना आएगा, ये जो हाइट है अप्रॉक्स हमारा आर आएगा, ठीक है। और ये जो हमारा पेरीमीटर है, ये जो साइड आएगा, लेंथ जो आएगा वो कितना आएगा बेस, तो ऊपर वाले को ए बी सी डी, तो यहां पर देखिए ए बी प्लस सी डी इजिकल कितना आ जाएगा 2 पाई आर। ये जो हमारा पूरा सरकमफेरेंस था वही तो है ए बी सी डी, ए बी मतलब ये वाला लेंथ और सी डी ये वाला लेंथ, ये दोनों मिलाकर 2 पाई आर हो गया। अब यदि हम सिर्फ सी डी को देखें, यदि हम सिर्फ सी डी को देखें और दोनों क्या होगा इक्वल होगा, क्योंकि 4 स्ट्रिप ऊपर है 4 स्ट्रिप नीचे हैं, तो कितना हो जाएगा 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 2 मतलब कितना हो गया पाई आर। और किसी भी पैरेललोग्राम का हमारा एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, इसे हम पैरेलल बोलते हैं, ठीक है, पैरेललोग्राम, ठीक है, शॉर्टकट में मैं लिखा हूं। तो पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है बेस इनटू हाइट। जैसा कि हम क्या में देखे थे रोम्बस में, तो रोम्बस में तो इसी तरह का होता है, उसमें क्या है कि बेस और साइड चारों साइड्स इक्वल होते हैं, और पैरेललोग्राम में सिर्फ आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होती हैं साइड्स, ठीक है। तो इसका बेस हमारा कितना आ गया पाई आर इनटू हाइट कितना है अप्रॉक्स आर, तो ये कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर आ गया सेम हमारा। तो दो तरीके से मैंने आपको क्या सर्कल का एरिया बताया, ठीक है। तो यहां पर अब मैं इसे रब कर दे रहा हूं, समझ में आ गया ना, मजा आ रहा है दोस्तों। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि हर किसी को ये बेसिक चीजें पता होना चाहिए। आपको याद करने की जरूरत नहीं है, किसी भी चीज को आप याद मत कीजिए, मैं बहुत ही बारीकी से सारी चीजों को आपको समझा रहा हूं, ताकि यदि सिर्फ आप थोड़ा सा एफर्ट डालेंगे आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी और याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी। प्रैक्टिस आपको करना ही पड़ेगा, ये डिमांड है, ठीक है। ये डिमांड मेरा नहीं है, वो आपका डिमांड है, कि आपके माइंड का डिमांड है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपका माइंड उसे कैच ही नहीं करेगा। वो एक बार समझा तो एक 24 घंटा मैक्सिमम आपके दिमाग में रहेगा, 24 घंटा या 48 घंटा, या कभी कभी धुंधला धुंधला याद भी आ जाए। लेकिन यदि आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो क्या होगा, परमानेंटली बैठ जाएगा दिमाग में, दिमाग बोलेगा अब मैं इसे थोड़ी छोड़ने वाला ठीक है। तो इन सारे चीज को हम देख लिए। तो यहां से अब मैं फाइनल लिख रहा हूं। फाइनल क्या हमारा आया, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल इजिकल कितना आ गया 2 पाई आर या फिर पाई इंटू डी। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल क्या है हमारा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो दोस्तों हम लोग एरिया तक पढ़ लिए, एरिया तक हम लोग पढ़ लिए। अब जैसे कि मैंने दिखलाया था यहाँ पर स्लाइस, क्या दिखलाया था कि एक सर्कल होता है, इसे हम इस तरह से काट देंगे तो इसे हम स्लाइस मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं, ठीक है। अब यदि हम सर्कल पढ़ रहे हैं और सर्कल का ही पार्ट के लैंग्वेज में देखेंगे तो इसे हम कुछ और बोलते हैं, ठीक है। ये हम लोग बोल चाल की भाषा में हम उसे स्लाइस बोलते हैं।
तो उसी तरह इसके क्या क्या पार्ट होते हैं वो भी हमें 6th पॉइंट में पढ़ने हैं। तो उसके पार्ट्स देखेंगे, फिर पार्ट्स का सरकमफेरेंस, उसका एरिया, ये सारी चीजें भी तो देखनी है, क्योंकि एग्जामिनर वो भी तो पूछ सकता है भाई इतना डिग्री का स्लाइस हम उसमें से काट दिए तो उसका एरिया बताओ, उसका सरकमफेरेंस बताओ, आर्क हमने देखा चाप, तो उसका लेंथ बताओ। तो ये सारी चीजें हमें समझनी पड़ेगी क्योंकि एग्जामिनर पूछते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सर्कल, एलिमेंट, एंगल, सरकमफेरेंस, एरिया, इतना चीज हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग पार्ट्स ऑफ सर्कल करेंगे। तो दोस्तों आप इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं इसे रब करके मिटा करके फिर फ्रेश पार्ट्स ऑफ सर्कल शुरू करता हूं। ठीक है, तो इसे आप नोट कीजिए।